अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear children, today we will learn about summer vacation, our last lecture of class 9 of biology. I hope that you have notebook, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now तमाम बच्चे दुरूद पाक और इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इल्म में इज़ाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बच्चों, इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आप लोग बहुत अच्छे से सेक्शन सी जो है हमारा डिटेल आंसर क्वेश्चंस का वो आप अच्छे से समझ जाएंगे। और आज के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चूँकि मैंने उसके जो आंसर्स हैं वो बहुत अच्छे से सम अप कर दिए हैं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ जाएगा और लर्निंग में भी आसानी होगी। क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्स बाय डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट? डिस्क्राइब एनी वन मेथड ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट। बच्चों, सवाल ये है कि बताएं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स और फ्रूट्स क्या है, और किसी एक मेथड को आपने डिस्क्राइब करना। सीड डिस्पर्सल क्या होती है? ये मूवमेंट है, इसको हम स्प्रेड कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं सीड्स को उसके पेरेंट प्लांट से। प्लांट्स हैव लिमिटेड मोबिलिटी and rely upon a variety of dispersal vectors to transport their propagules, including both abiotic vectors such as the wind and living means biotic vector like birds। बच्चों, सीड डिस्पर्सल जो है बेसिकली आसान अल्फाजों में है कि बीज जो होते हैं उनका अपने पेरेंट से जुदा होना और फिर उनको स्प्रेड कर देना, फैल जाना, यानी सीड्स का मूव हो जाना थ्रू बायोटिक और एबायोटिक वेक्टर्स। और इसकी जो मोबिलिटी होती है यानी मूवमेंट होती है बहुत लिमिटेड होती है। तो बच्चों, ये सीड डिस्पर्सल का मतलब यही होता है कि सीड्स का मूव हो जाना, स्प्रेड हो जाना, और ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड्स यानी उनका एक जगह से दूसरी जगह मूव होना थ्रू बर्ड्स भी हो सकता है, और इसमें विंड और भी हो सकती है, यानी हवा का तेज झोंका आया उससे सीड्स डिस्पर्स हो गए, या बर्ड्स वगैरह ने दाना चुगा, या इंसेक्ट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनके थ्रू भी सीड्स डिस्पर्सल होते हैं। अब एनिमल डिस्पर्सल क्या है कि ये सीड्स होते हैं जूसी फ्रूट्स के जो कैरीड होते हैं बर्ड्स और अदर एनिमल्स के थ्रू। जैसे गुआवा है, ये कुछ फ्रूट्स हैं, उनको एनिमल ने चबाया, चोइंग करा, आधा खाया, फिर मुंह से कुछ गिर गया उनके, तो इस तरह जो उसके बीज होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। फ्रूट्स ईट कर दिए, जूसी पार्ट्स जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर जो है वो स्टोन्स और पाइप स्लीव्स जो होते हैं एनिमल्स के वो ड्रॉपिंग विच में बी सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और वो अपने पेरेंट प्लांट से जुदा हो जाते हैं। कैसे? ब्लैकबेरी है, चेरी है, एप्पल है, इन केस ऑफ मिस्टेरी और स्टिकी फ्रूट्स हैं इटन बाय बर्ड्स विच देन क्लीन देयर बीक्स ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि परिंदे जो होते हैं वो फ्रूट्स जो होते हैं स्टिकी वो खाते हैं, उसके बाद वो अपनी चोंच जो है वो दरख्त का जो बार्क होता है ब्राउन कलर का जो तना होता है उससे जो है वो अपनी चोंच को साफ कर रहे होते हैं। तो वो स्टिकी सीड्स जो होते हैं वो भी ग्रो होना शुरू हो जाते हैं दूसरे प्लांट से देन ट्री में। तो इसका जो मेथड है वो क्या है? स्मॉल सीड्स जो हैं वो कैरीड हो सकते हैं बर्ड्स के फीट में और दूसरे जानवरों में। fruits with hooks and barbs, example the burdock fruit are carried in the hair, fur
एंड वूल ऑफ एनिमल। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो बालों में रह जाते हैं, उनके कुछ बीज परों में रह जाते हैं, जो वूल होती है यानी जो खाल होती है जानवरों की उसमें रह जाते हैं। ये स्क्वेयर्स होते हैं, ये बरी करते हैं नट्स को, मूंगफली को, इंक्लूडिंग एक्रॉन फॉर food supplies over the winter, but sometimes leave some behind which may grow into new plant in the spring। यानी कुछ तो ये खाते हैं और बाकी का अगर छोड़ जाते हैं तो वो फिर न्यू प्लांट में ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 4 फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शन पूछ रहे हैं ये। ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लंग्स एंड टिश्यूज। हमारे लंग्स और टिश्यूज में ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन। फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस। खुदा न खासा हमारी स्किन रप्चर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए और ब्लीडिंग होने लगे तो जो ब्लड क्लॉट होता है वो बनता है, जिससे हमारी ज़्यादा ब्लड लॉस होने से हिफाजत होती है। कैरिंग सेल्स एंड एंटीबॉडीज दैट फाइट इन्फेक्शंस। ये जो सेल्स होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, वो भी थ्रू ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ब्रिंगिंग वेस्ट प्रोडक्ट टू द किडनी एंड लिवर विच फिल्टर्स एंड क्लीन द ब्लड। यानी हमारी किडनी के थ्रू जो प्योरिफिकेशन होती है ब्लड की वो भी इसी के थ्रू होती है। ब्लड मूव होता है वहां पर, तब जाके हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है। रेगुलेटिंग ब्लड बॉडी टेम्परेचर। बच्चों ये हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यूरॉन्स को डिफाइन करें और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बताएं डिटेल में। तो हम इसकी डायग्राम के थ्रू भी हम पढ़ेंगे। अ न्यूरॉन इज अ नर्व सेल दैट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नर्वस सिस्टम। Neurons are similar to other cells in the human body in a number of ways, but there is one key difference between neurons and other cells. Neurons are specialized to transmit information throughout the body. बच्चों बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि न्यूरॉन हमारे नर्व सेल हैं और ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं किसके? हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के। ये और सेल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं उससे सिमिलर होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक ख़ास बात है जो दूसरे सेल्स में नहीं है। इनकी स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है कि ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं हमारी पूरी बॉडी में। यानी फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कोई भी एक्शन होना होता है, उसका मैसेज कन्वे करना होता है तो वो न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। अब आप इसकी डायग्राम देखें, पूरी न्यूरॉन सेल की डायग्राम है। इसमें सोमा है, न्यूक्लियस है, डेंड्राइट्स है, नन ऑफ रैनवियर है, एक्सॉन है, माइलिन शीट है, शिवॉन सेल्स हैं, एक्सॉन टर्मिनल है। तो ये सारी इसकी लेबलिंग है। ये न्यूरॉन जो है वो सेल बॉडी सोमा, यानी इसकी जो सेल बॉडी है उसको हम सोमा कहते हैं, डेंड्राइट्स और सिंगल एक्सॉन पर कंसिस्ट होता है। ये सोमा यूजुअली कॉम्पैक्ट होता है। न्यूराइड्स जो होता है वो डिस्क्राइब करता है डेंड्राइट और एक्सॉन को। पर्टिकुलरली जब सेल अनडिफरेंशिएटेड होता है तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो रिसीव करते हैं सिग्नल्स थ्रू डेंड्राइट्स एंड सोमा, और फिर ये सेंड कर देते हैं सिग्नल्स डाउन द एक्सॉन। तमाम बच्चे इस डायग्राम को अच्छे से देख रहे हैं, इसकी लेबलिंग अच्छे से देख लें। नेक्स्ट, राइट डाउन 4 डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनो मीन्स सिंगल एंड डाई मतलब 2, इट मीन्स पेयर। तो मोनोकोटाइलिडन्स और डाइकोटाइलिडन्स के बारे में हम डिफरेंसेस पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, हमेशा याद रखिएगा कि एग्जाम में तो 4 डिफरेंसेस पूछे जाएंगे, लेकिन आप 5 से 6 जो डिफरेंसेस होते हैं वो याद रखें, ताकि एग्जाम्स तक अगर आप एक आध भूल भी जाएं तो वो आप एडजस्ट कर लें। अगर आप पूरे 4 के 4 याद कर लेंगे और खुदा ना खासा अल्लाह ना करे आप एक आध भूल गए तो फिर आपके लिए मुशक्कत हो जाएगी। इसलिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही याद करें, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी ज़्यादा पॉइंट्स शो करें। द मोनोकॉट एम्ब्रियोज हैव अ सिंगल कोटाइलिडन्स। सिंगल कोटाइलिडन्स होता है इसके बेबी प्लांट में। और डाइकॉट एम्ब्रियोज में क्या होता है? पेयर होता है कोटाइलिडन्स। मोनोकॉट में फाइब्रस रूट सिस्टम है, जबकि डाइकोटाइलिडन में क्या है? टैप रूट सिस्टम है।
इनके जो लीव्स होते हैं मोनोकॉट में ये पैरेलल वेनेशन में होते हैं, जबकि डाइकॉट में जो लीव्स होते हैं वो रेटिकुलेट्स और नेट वेनेशन में होता है। मोनोकॉट फ्लावर्स जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स जो होते हैं फ्लावर्स के वो इक्वल होते हैं और फिर मल्टीप्लाइज होते हैं 3 से। लेकिन नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स जो डाइकॉट फ्लावर्स में होते हैं वो इक्वल तो होते हैं लेकिन वो मल्टीप्लाई होते हैं 4 से या फिर 5 से। मोनोकोटाइलिडन्स की जो रूट्स और स्टेम होती है उनमें कैम्बियम नहीं होता और ये इनका डायमीटर ज्यादा इनलार्ज नहीं होता, जबकि रूट्स एंड स्टेम जो होती हैं डाइकोटाइलिडन की उनमें कैम्बियम भी होता है और ये अपने डायमीटर को इनलार्ज करते हैं। अब एग्जांपल्स देखते हैं दोनों की। गार्लिक, अनियन, बीट, कॉर्न एंड ग्रास आर द एग्जांपल ऑफ मोनोकोटाइलिडन and the beans, cauliflowers, apple and pears are the example of dicot plant। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आप लोगों को सबको। अब आप देखिए मोनोकोटाइलिडन एंड डाइकोटाइलिडन में आप पार्ट्स देख सकते हैं, इनके लीव्स देखें। सिंगल कोटाइलिडन आप देख सकते हैं, सीड कोट्स देख सकते हैं, एम्ब्रियोनिक रूट देख सकते हैं, एंडोस्पर्म है, 2 कोटाइलिडन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डिफरेंस के तौर पर दिखा रही हैं कि मोनोकोटाइलिडन्स कॉर्न की हमने एक सीड लिया है उससे शो कर दिया और डाइकोटाइलिडन्स हमने बीन्स से शो कर दिया। तमाम बच्चे ये लेबलिंग्स भी देख लें, डायग्राम्स देख लें, कलर्ड हैं बहुत अच्छे से, हर पार्ट अच्छे से अलहदा से नज़र आ रहा है, बहुत आसानी से आप लोगों से ड्रॉ भी हो जाएगी, लेबल होके याद के अच्छे से फिलअप भी कर लेंगे आप लोग घर पर। हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसकी डायग्राम है। अच्छा बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि डायग्राम अगर आपको लेबलिंग याद नहीं है तो आपके डायग्राम बनाने का कोई फायदा नहीं है। डायग्राम से इतने मार्क्स नहीं मिलते जितने लेबलिंग से मिलते हैं। अब बच्चों लेबलिंग अगर है याद और आपको डायग्राम बनाना नहीं आती तो आपकी लेबलिंग अधूरी है, क्योंकि आप जो है ऑर्गन सही नहीं बना पा रहे तो आप उसको सही आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। जब आप एग्जाम्स में कलरफुल डायग्राम बनाएंगे और फिर उसकी प्रॉपर स्ट्रेट लेबलिंग करेंगे तरीके मैनर में, तो वो एक ऐसा लुक देगी कि एग्जामिनर जो होगा, जो चेकर होगा, उसको वो इतना अट्रैक्ट करेगा कि वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो मेहनत बच्चे की उस डायग्राम के, उस राइटिंग के, उस लेबलिंग के थ्रू नजर आती है। अब अगर हम बात करें कि डाइजेस्ट सिस्टम हमारा स्टार्ट कैसे होता है, तो वो हमारी बक्कल कैविटी है, मींस माउथ है, उसके थ्रू स्टार्ट होता है, यानी हमारी टंग। देन एसोफेगस, एसोफेगस इज कनेक्टेड टू द स्टमक। स्टमक जो होता है बच्चों उसके अंदर HCl, पेप्सिनोजन और दूसरी चीजें होती हैं, तो वो एसिडिक कंडीशन बनाती हैं और फिर हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। और फिर देन क्या होता है कि लिवर जो है हमारा वो इसके अंदर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करता है बाय द हेल्प ऑफ गॉल ब्लैडर, और इसके ऊपर डायफ्राम होता है विच इज अ डूम शेप मसल शीट विच इज सेपरेटेड बाय थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। यानी ये डायफ्राम क्या होता है कि ये थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को आपस में सेपरेट करता है। तो लिवर जो है इसमें एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है और फिर इसके बाद आपके स्मॉल इंटेस्टीन और लार्ज इंटेस्टीन, बच्चों इसकी 2 प्रोनाउंसिएशन है, समटाइम्स इट प्रोनाउंस लाइक इंटेस्टाइन और इंटेस्टीन। ये अमेरिकन और ब्रिटिश में इसको अलग अलग प्रोनाउंस किया जाता है, कोई इशू नहीं है कि आप इसको किसी भी प्रोनाउंसिएशन से प्रोनाउंस कर सकते हैं। और हम लार्ज इंटेस्टीन को कोलॉन भी कहते हैं। अपेंडिक्स पॉइंट दिया हुआ है, पेंक्रियास दिया हुआ है, बाइल डक्ट विच इज अटैचेस टू द लिवर, ये सब आपको शो किया हुआ है और ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। आर्टरीज क्या है? प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड कैरीड बाय आर्टरीज, जबकि वेन्स में इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो वेन से कैरीड होता है। The wall of arteries are rigid, thicker and highly muscular, मतलब मोटी मस्कुलर से होती हैं, rigid होती हैं, रफली होती हैं। The wall of veins are thin and collapsible, यानी ये आपस में वेन्स कोलैप्स हुई भी होती हैं, मिली हुई होती हैं और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती हैं।
दे आर डीपली सिचुएटेड विद इन द बॉडी। हमारी आर्टरीज का जो सिस्टम है वो डीपली सिचुएटेड होता है, जबकि जो वेन्स होती हैं वो सुपरफिशियल होती हैं, पैरिफेरली होती हैं लोकेटेड। कहाँ? स्किन से बिल्कुल क्लोज हुई भी होती हैं। आप देखते हैं ब्लड टेस्ट वगैरह जो होते हैं, जो आपकी वेन सर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि वो स्किन के बिल्कुल नीचे होती हैं, इस वजह से आसानी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आपके ब्लड टेस्ट होते हैं। आर्टरीज आर रेड इन कलर, वेन्स आर ब्लू इन कलर। आप लोग अपने हाथों पे, फिंगर्स पर या अपने हैंड्स पर, एल्बो के ऊपर की तरफ आप देखें हैंड्स में, तो आपको ब्लू ब्लू कलर की जो है वेन्स नजर आएंगी, और आर्टरीज शो नहीं होती क्योंकि वो डीपली सिचुएटेड होती हैं। अब हम डायरेक्शन बात करें अगर ब्लड फ्लो की, तो आर्टरीज ब्लड कैरी करती है कहाँ से? हार्ट से, और फिर ये हमारे वेरियस पार्ट्स तक लेके चली जाती है बॉडी के। वेन्स कैरी करती है ब्लड को वेरियस पार्ट से और फिर टुवर्ड्स द हार्ट लेकर आ जाती है। डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। Describe any 3 methods of asexual reproduction in detailed। बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में अकर होती है थ्रू बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। No flowers are required for this method. The plant produced by asexual reproduction thrive well in stable environment। जब बच्चों कंडीशन अच्छी होती है, एनवायरमेंट जो है वो अच्छा होता है, तो फिर ये थ्रू बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब मैं इनकी कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग 3 मेथड्स को इलेबोरेट कर देता हूं। बच्चों, कटिंग का मेथड क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि इस मेथड में जो प्लांट होता है उसके एक हिस्से को कट किया जाता है, उसकी नोड जो होती है उसके साथ कट किया जाता है, और फिर उसको मिट्टी में दफना दिया जाता है, फिर उसको रोजाना पानी दिया जाता है, और फिर ये सबसे ज्यादा चीपेस्ट मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। प्रोपेगेशन मतलब रिप्रोडक्शन प्लांट में। सेकंड है ग्राफ्टिंग। इस मेथड में क्या होता है कि 2 मुख्तलिफ प्लांट्स जो होते हैं उनके पार्ट्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है, और फिर वो एक सिंगल प्लांट में ग्रो करते हैं। ये रूटेड प्लांट होते हैं, इसीलिए इनको स्टॉक कहा जाता है। और अदर प्लांट जो होता है वो जैसे एक की रूट का पार्ट लिया जाता है एक प्लांट का, दूसरी का स्टेम का पार्ट लिया जाता है। तो जो रूट प्लांट का पार्ट लिया जाता है उसको स्टॉक कहते हैं, और जो दूसरा प्लांट होता है स्टेम वाला उसको हम ग्राफ्ट कहते हैं। इन दोनों को मर्ज किया जाता है, कंबाइन ज्वाइन करके इसके ऊपर पट्टी की जाती है, एक लेप लगाते हैं, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, और फिर इसको बरीड कर देते हैं। उसके बाद ये एक सिंगल प्लांट में ग्रो होता है। अब एक है लेयरिंग। ये मेथड जो है ये स्टेम अटैच्ड होती है इस प्लांट में, ये जो मेथड होता है, और इसको हम ग्राउंड के अंदर कवर्ड कर देते हैं यानी मिट्टी में। फिर इसमें स्टेम ग्रोज होती हैं, इनकी रूट्स अटैच होती हैं पेरेंट्स प्लांट से, फिर हम उसको से डिटैच करते हैं, अलहदा करते हैं, और फिर ये एक इंडिपेंडेंट प्लांट में बन जाता है। अब आप ये देखना कि इस डायग्राम के थ्रू पता चलेगा कि किस तरीके से हमने कटिंग की है, और किस तरीके से पेरेंट प्लांट है, ब्लेड के थ्रू हम किस तरह कट करते हैं, किस तरह हमने इसको मिट्टी में बरीड करा, और किस तरीके से ये एक न्यू प्लांट में बनेगा। अब आप ये देखें ग्राफ्टिंग को, 2 प्लांट लिए हमने, उनको जो है ज्वाइन करा, और फिर हमने इसको बरीड करना है। सिंपल लेयरिंग हो गई, या माउंड यानी स्टूल लेयरिंग हो गई। राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन मैन एंड डिस्क्राइब देयर फंक्शन। ये कह रहे हैं मैन के अंदर जो टीथ होते हैं माउथ में, उसको डिस्क्राइब करें, उनके फंक्शंस को बताएं। तो हम बताएंगे भाई ये 4 टाइप्स हैं टीथ की, और उनके डिफरेंट शेप्स हैं, उनके अलग अलग फंक्शन हैं। तो इंसीजर्स, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, ये 4 हैं। हमारे जो इंसीजर्स होते हैं वो 8 टीथ होते हैं। इन द फ्रंट सेंटर ऑफ योर माउथ, 4 ऑन द बोथ बॉटम एंड टॉप।
यानी 4 बॉटम पर और 4 टॉप पर होते हैं। दीज आर टिपिकली द फर्स्ट एडल्ट टीथ, ये जवानी के टीथ होते हैं, एडल्ट टीथ होते हैं सबसे पहले दैट अ चाइल्ड विल गेट, जो बच्चा सबसे पहले हासिल करता है। 6 से 8 साल की उम्र में बच्चा ये दांत हासिल कर लेता है। इंसीजर्स वो टीथ होते हैं जो बाइट करने में अपने फूड को, यानी हम जो खाना खाते हैं उसको बाइट करने में हेल्प करते हैं। कैनाइंस ये वो नेक्स्ट टीथ होते हैं जो हमारे माउथ में डेवलप होते हैं। ये भी 4 होते हैं और इनके जो मतलब शार्पेस्ट टीथ जो होते हैं वो कहलाते हैं, और ये यूज्ड फॉर टीयरिंग अपार्ट फूड, यानी फूड को तोड़ने में मदद करते हैं, टीयरिंग काटने में। प्री मोलर्स जो हैं वो टीयरिंग और क्रशिंग यानी फूड को खाने में मदद करते हैं, यानी इंसीजर और कैनाइन प्रीमोलर फ्लैट बाइटिंग सरफेस होती है और इनके 8 प्रीमोलर होते हैं टोटल। मोलर्स क्या है, ये हमारे लार्जेस्ट टीथ हैं। इनका फंक्शन क्या है, सिमिलर है प्रीमोलर से। ये ग्रेन खाने को चबाने में, तोड़ने में, क्रश करने में, चॉप करने में फूड को मदद करते हैं। मोलर्स हैव अ फ्लैट बाइटिंग सरफेस व्हिच मेक्स देम परफेक्ट फॉर दिस जॉब, और ये अपना काम बखूबी करते हैं। अब आप कैनाइन, मोलर्स, प्रीमोलर्स और इंसिजर्स के डायग्राम देखें, इनके शेप भी देख ले। अब क्वेश्चन है ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ क्लाइमाइडोमोनास व्हिच इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बच्चों इसके अंदर फ्लैजेलम है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस होता है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है, प्रीनोइड है, स्टार्च ग्रेन्स है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, आई स्पॉट यानी स्टिग्मा है, माइटोकॉन्ड्रियन है और सेल वॉल है। बच्चों इसकी डायग्राम बहुत आसानी से बन जाती है और ये अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लें और इसकी प्रैक्टिस भी करें, इसकी लेबलिंग भी याद करें। बच्चों कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और वैक्यूल में मैं आपको फर्क बता दूं। जो वैक्यूल होता है वो फूड स्टोर करता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो जो फूड जब एब्जॉर्ब हो जाता है और उसका पेट भर जाता है, आसान अल्फाजों में क्लाइमाइडोमोनास का, तो फिर जो एक्सेस फूड होता है उसको बाहर एक्सक्रीट करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की सूरत में। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्लोरा ऑफ पाकिस्तान। बच्चों फ्लोरा का मतलब क्या है, यानी प्लांट लाइफ ग्रुप और टाइप्स ऑफ प्लांट्स। पाकिस्तान हैज ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट इन इट्स अ वाइड एरिया। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सारे ग्रुप है प्लांट्स के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉरेस्ट जो होता है और जो फॉरेस्ट्री होती है ये बैकबोन होती है कंट्री की, तो ये रेगुलेट करता है हमारे वाटर की क्वालिटी को, रिवर्स को, और प्रिवेंट करता है फ्री फ्लो जो ऑयल होता है वाटर में उससे। तो फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट जो होता है उससे प्रिवेंट करता है, मेंटेन करता है नंबर ऑफ सॉल्ट्स को हमारी सॉइल में, और वाटर लॉगिंग रेगुलेट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को ये कंट्रोल करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछा जाता है शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं, या फिर अब जैसे लॉन्ग में पूछा है तो अभी इसमें एज अ पार्ट पूछ लिया, बी पार्ट, तो इस वजह से। इन द नॉर्थर्न एरिया फॉरेस्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ पाइन, फिर, जुनिपर एंड पाउंड आर फाउंड इन प्लेन क्रॉप्स व्हीट, टाइप मेज, शुगरकेन, कॉटन एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन। नॉर्थर्न एरिया जो होते हैं फॉरेस्ट के उसमें ये सारी चीजें ग्रो करती हैं। पाकिस्तान जो है वो रिच है फ्रूट्स ट्रीज में, जैसे मैंगो, एप्पल, एप्रिकॉट, खुबानी, पीच, oranges, walnut यानी अखरोट एंड almonds. Many plants are cultivated for ornamental purpose. बच्चों जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको ornamental purpose के थ्रू और इसके थ्रू हम करते हैं। जितनी भी हर्ब्स होती हैं, शर्ब्स होती हैं, मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं, उसमें ये हेल्प आउट करते हैं। फॉरेस्ट हमें लकड़ियाँ भी प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियसली जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे उनमें जितनी ज़्यादा लकड़ियाँ होंगी वो फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन पर्पस और फायरवुड के लिए हमें बहुत ज़्यादा कारआमद होती हैं। तो बच्चों आज के इस डिटेल क्वेश्चन आंसर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ। आप लोगों को उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। Dear children, I hope that everything what I have taught in this lesson is clear to you all.
Kindly please revise it at your home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakallahu khayra.